एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे NISCL का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन मेथड कैसा होगा, सारी चीज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखिएगा। NISCL पहले तो वेबसाइट में डायरेक्टली जाके हम उसका एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं। तो वेबसाइट का जो लिंक है, आप गूगल में NISCL अगर टाइप करते हो तो आपका पहला वाला यहाँ पे आ रहा है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो इसमें हम जाएंगे इस पेज में, ठीक है। तो इस पेज में अगर आप जाते हो तो ये वाला हमको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आप देखो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, इस सेक्शन में जाएंगे हम। एंड यहाँ पे सबसे पहला वाला जो भी एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट स्केल 1 2021। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमको अभी यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे ये मेंशन है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, और क्या क्या गिवन है। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। एंड ये ऐसा नहीं है कि आपको LIC में जाकर काम करना है। ये पोजीशन आप देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोजीशन है, ठीक है। तो दिस इज द पोस्ट फॉर योर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इसको आप नेग्लेक्ट मत करना। तो ये देखिए, 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट है और जर्नलिस्ट है, यानी कि कोई आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल देखते हैं। तो टोटल आपका 300 पोस्ट है, जिनमें से आपका SC है 46, ST 22, OBC 81 एंड अनरिजर्व में आपका है 121। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे 30 पोस्ट गिवन है, PWD के लिए भी पोस्ट है, ठीक है। नीचे देखते हैं। तो ऑब्वियसली यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया टू अप्लाई टू दिस पोस्ट। एंड यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे क्या गिवन है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स गिवन है, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि 1 सितंबर से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एंड टिल 21 सितंबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अलोंग विद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। फेज 1 एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर 2021 में टेंटेटिवली हो सकता है। फेज 2 आपका होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव नवंबर 2021 में, यानी कि फेज 1 और फेज 2 में आपको 1 महीने का गैप मिल रहा है। सो दिस इज टेंटेटिव, ये चेंज भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइम पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ही, कोई आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फिल इट ऑनलाइन। और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे कुछ आपका देखिए सर्विस कंडीशन भी है, यानी कि आपको जो भी जहाँ पे भी आपका फर्स्ट पोस्टिंग होगा वहाँ पे आपको मिनिमम 5 साल रहना ही है। अगर नहीं रह रहे हो तो आपको कुछ यहाँ पे पेनल्टी भी पड़ सकता है, ठीक है। जो बॉन्ड टाइप का होता है वो होता है। एंड प्रोबेशन पीरियड भी है। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ड्यूटी होगा, एंड वो आपका 2 बार एक्सटेंड भी कर सकते हैं फर्दर 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो 6 मंथ करके और 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन टोटल 2 इयर्स का प्रोबेशन आपका हो सकता है, ठीक है। 1 साल भी हो सकता है, 2 इयर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग के ऊपर। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसा मैंने बोला, एक गारंटी बॉन्ड आपको साइन करना होगा कि अगर आप यू हैव टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 आवर्स, ठीक है। मिनिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स, ठीक है, 4 साल इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड यू हैव टू सर्व। In the event of the resigning from the company, they will be liable to pay liquidated damages equivalent to 1 year's gross salary paid to them during the year of probation। और तो 1 साल का पूरा ग्रॉस सैलरी आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा कैंडिडेट्स रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड and candidates whose services are terminated by the company during the probation period shall be liable to pay the salary received by them during the entire service in the company in addition to an amount of 25,000 प्लस 1 साल में आपको जितना मिला है सैलरी, वो सब आपको उनको देना पड़ेगा अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपका एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स, यानी कि जो सैलरी कितना रहने वाला है। तो बेसिक पे इज 32,795 इन द स्केल ऑफ, पे स्केल आपका है 32,795
till आपका 62,315 and other admissible allowance as applicable. Gross emoluments will be approximately 60,000 per month in metropolitan centers. यानी कि अगर आप मेट्रो सिटीज में पोस्टेड हो रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 60,000 पर मंथ आपको मिलेगा। एंड उसके अलावा आपको नेशनल पेंशन स्कीम का जो बेनिफिट्स है वो मिलता है, ग्रेचुइटी मिलेगा, LTS मेडिकल बेनिफिट्स, एंड क्योंकि वो एक इंश्योरेंस कंपनी है तो आपको ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वो सब यहाँ पे बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, द ऑफिशियल्स आर एंटाइटल्ड फॉर कंपनीज लीज्ड एकोमोडेशन एज पर द नॉर्म्स। तो आपको लीज्ड एकोमोडेशन भी आपको कंपनी की तरफ से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया गिवन है, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि मैम मार्क्स इम्पोर्टेंट है क्या, मेरा 59% है, मेरा 58% है, इफ आई एम एलिजिबल और नॉट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 60% वो मार्क आपको चाहिए होगा डिग्री एग्जामिनेशन में जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एंड अगर आप SC ST PWD से हो तो 55% आपको मिनिमम चाहिए होगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है अभी तक फाइनल एग्जाम का, तो वो आपका सितंबर 30 तक आ जाना चाहिए, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट आता है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे वही चीज लिखा है कि दोज हु आर इन फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में also apply provisionally subject to the condition that अगर वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं then they will have to produce proof of having passed the qualified examination on or before 30/9/2021। यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है सितंबर 30 तक आपको वो मिल जाना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हो तो इस तारीख तक आपका मिल जाना चाहिए, वरना आपका ये कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अगर आप डुअल डिग्री के भी हो तब भी यही डेट के अंदर आपका सर्टिफिकेट हाथ में आ जाना चाहिए, तो इसका ध्यान रखें। और क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑब्वियसली। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वगैरह सब आपका सितंबर 30 तक रेडी हो जाना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है एज। ओके, एज का क्राइटेरिया है मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है SC ST के लिए, OBC के लिए। पर्सन विद बेंचमार्क यानी कि PWD के लिए भी यहाँ पे आपका 10 साल तक एज रिलैक्सेशन है। और कुछ कैटेगरीज में एज रिलेशन है, वो भी आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो अभी तक क्या आप EWS के कैटेगरी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो ये वाला एक बार आप जरूर पढ़ लेना कि आपका एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए। ओके, एंड ये भी आपका है कि also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS। अगर आपके पास 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर आपके पास एक रेसिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट, या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड्स का, और या फिर उसके ऊपर ही नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज या फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स का आपका रेसिडेंशियल प्लॉट है अलग म्यूनिसिपैलिटी में, तो आप एलिजिबल नहीं हो EWS के लिए। तो अगर आपका ये कुछ नहीं है और आपका अगर एनुअल इनकम 8 लाख से अंदर है पेरेंट्स का, तो आप EWS कैटेगरी में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, नहीं तो आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में इसको अप्लाई करोगे। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट के फेज 1 हमारा होगा जो कि है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि आपका अक्टूबर में हो सकता है। तो वो आपका होगा 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे 3 सेक्शंस होंगे, सेपरेट टाइमिंग होंगे इस सेक्शन के। तो चलते देखते हैं कि कौन सा 3 सेक्शन है। तो ये देखिए, ये आपका 3 सेक्शन है। इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, एप्टी होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली ABCD में जो आपका जैसा होता है MCQ टाइप का क्वेश्चन है। इंग्लिश आपका मैक्सिमम 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 35 मार्क्स का है, एंड एप्टी 35 मार्क्स का है। ईच सेक्शन में आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगा 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। ऑल्सो ये भी ध्यान रखें कि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे होगा। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट, यानी कि इंग्लिश में भी आपको मिनिमम मार्क्स
क्वालिफाइंग मार्क्स रखने पड़ेंगे। जितना कट ऑफ जितना है उतना आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा हर एक सेक्शन में। ओके, ऐसा नहीं है कि आप टोटल आउट ऑफ 100 इतना ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर दोगे, नहीं, ईच सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रखने पड़ेंगे। एंड उसके बाद जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा यानी कि फेज 2 होगा, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जितना यहाँ पे वैकेंसी है, वैकेंसी एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए टोटल 300 वैकेंसी है, तो 300 इंटू 15 उतना टाइम के बच्चे आपको मेन एग्जामिनेशन में बुलाए जाएंगे। ठीक है, देन फिर वहां से डिडक्ट होके वो इंटरव्यू तक जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया मेन प्रीलिम्स की बात। ठीक है, अभी चलते हैं मेन एग्जामिनेशन का। तो मेन एग्जामिनेशन में आपके 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का था, मेन में 200 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उसके अलावा आपका 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। So both the objective and descriptive test will be online. Candidates will have to answer descriptive test by typing on the computer. ठीक है, तो जो आपका descriptive test भी होगा वो भी आपको कंप्यूटर में टाइप करके देना है, कोई आपका ऐसा रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका 200 मार्क का होने वाला है वो उसके लिए आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे। देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन। तो जैसा आपका प्रीलिम्स में हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग था, सेपरेट कट ऑफ था, यहाँ पे आपका सेपरेट टाइमिंग होगा हर एक सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका एक सेक्शन ऐड किया है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस प्रीलिम्स में नहीं है, जनरल अवेयरनेस आपका मेंस में आ रहा है। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपका अवेयरनेस स्ट्रांग नहीं है तो प्रीलिम्स में अगर आपका इंग्लिश और रीजनिंग और एप्टी स्ट्रांग है तो आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, एंड उसके बाद आपको फिर फोकस करना पड़ेगा मेंस के जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे। तो यहाँ पे चारों सेक्शंस के 50 मार्क्स का होगा, हर एक सेक्शन का 50 टाइम मिलेगा आपको। रीजनिंग के लिए 40 मिनट, इंग्लिश के लिए 40 मिनट, अवेयरनेस के लिए 30 मिनट और एप्टीट्यूड के लिए 40 मिनट्स। तो टोटल ये 200 मार्क्स का हो गया एंड 2.5 आवर्स का एग्जाम होगा। उसके बाद उसी दिन, ठीक है, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ेगा। 30 मिनट्स का होगा वो, 30 मार्क्स का भी होगा, एंड उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना पड़ेगा और एक ऐसे लिखना पड़ेगा। लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का है, ऐसे 20 मार्क्स का है। तो क्योंकि आप इसको कंप्यूटर में लिखोगे तो आपको वर्ड और उसका यूसेज भी, माइक्रोसॉफ्ट का यूसेज भी आना चाहिए। तो एक हिसाब से वो आपका कंप्यूटर टेस्ट भी हो जाएगा और कंप्यूटर में आप कैसे लिख रहे हो, आपका राइटिंग स्किल का भी टेस्ट हो जाएगा, इंग्लिश का, सबका। ठीक है, तो ये होगा आपका 30 मिनट्स का होगा एंड 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन। तो यहाँ पे भी आपको ईच सेक्शन में मिनिमम कट ऑफ जो है वो पार करना होगा। देयर इज सेक्शनल कट ऑफ इन मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, descriptive answer script would be evaluated only in respect of those candidates who qualify the objective test। तो ये जो objective test होगा 200 मार्क का, ये जो जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों का descriptive test का जो पेपर है, ठीक है, जो आंसर स्क्रिप्ट है वो इवेलुएट होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि आपको कट ऑफ करना, क्लियर करना ही करना है अगर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का इवेलुएशन करना है। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज दिया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको मिनिमम 50% जो है वो, क्योंकि 30 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स मिनिमम आपको लाना है इसमें क्वालिफाई करने के लिए। Okay, so each candidate will be required to obtain a minimum total score in the objective test or qualify, मतलब and qualify in the descriptive test। तो ये आपको objective test में कट ऑफ क्लियर करना है, descriptive test का भी आपको क्वालिफाई करना है to shortlist for your interview। One more thing, a candidate shall be required to qualify in the descriptive test, but the marks in the descriptive test will not be counted towards the shortlisting। तो आप जो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोगे वो आपको क्वालिफाई तो करना ही है, पर वो उसका जो मार्क है दैट विल नॉट काउंटेड विल फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है दोनों में, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 मार्क ऑफ द असाइन मार्क्ड आपका डिडक्ट होगा पेनल्टी के रूप पे। ओके, और अगर आप आंसर कुछ नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दैट केस।
नेक्स्ट चलते हैं इंटरव्यू में। तो कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एट द एंड ऑफ फेज 2 विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका देखिए 75:25 रेशियो, ये क्या है? द वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो 75% आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्क्स को देखेंगे एंड 25% आपका इंटरव्यू के मार्क्स को भी यहाँ पे देखेंगे एंड उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन। मेन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मार्क देखेंगे और इंटरव्यू तो टुगेदर इन दोनों का मार्क देख के आपका एक मेरिट लिस्ट पेपर होगा। उसके बाद आपको फिर फाइनल जो है सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक वेटिंग लिस्ट भी आपका यहाँ पे प्रिपेयर होगा। नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, मे also be prepared and may be utilized in the event of non-acceptance of employment offer by the candidates selected in the final merit list। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, अगर उसमें से कुछ बच्चे आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कुछ वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होंगे उनको भी ऑफर फिर मिल सकता है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, द कैंडिडेट appointment of selected candidate is subject to their being found medically fit as per the requirement। तो आपका मेडिकल टेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, इतना भी कोई ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है इसका, नॉर्मल जो मेडिकल आपके होते हैं वही होगा। और यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम के दिन क्या क्या आइडेंटिटी आपको वेरिफिकेशन में चाहिए होगा, तो वही चीज मेंशन है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। और यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन फी जो है वो है आपका SC ST के लिए 100 रुपीज, और अपार्ट फ्रॉम SC ST PWBD जो भी कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो भी हमारे जनरल के कैंडिडेट्स हैं, OBC हैं, उनके लिए 750 है आपका एप्लीकेशन फीस। ओके, एंड यहाँ पे आप देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स पे दिए गए हैं अलग अलग स्टेट्स के, आपका कौन सा सेंटर रहने वाला है। फेज 1 के लिए ये भी दिया गया है, तो यू कैन सी, और भी है, ये देखिए सारे स्टेट्स के यहाँ पे हैं। उड़ीसा के यू कैन सी बालेश्वर, बरहमपुर, भुवनेश्वर एंड ऑल सभी हैं। ऊपर से आपका मेन एग्जाम के लिए भी कौन सा सेंटर रहेगा वो भी गिवन है, देखिए। तो ये स्टेट में आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। तो ओडिशा का सिर्फ यहाँ पे भुवनेश्वर है, तो एटलीस्ट है, तो डोंट वरी फॉर दैट। बाकी के सारे आप देखो कैपिटल्स में, सारे स्टेट्स के कैपिटल में आपका ये हो रहा है मेंस का। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस। तो जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे एडवर्टाइजमेंट का मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। नाउ इट इज योर टाइम टू गो चेक दिस आउट। आप इसको डाउनलोड करिए, आप खुद इसको अच्छे से पढ़िए एंड जस्ट सिंपली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपको बस ग्रेजुएशन चाहिए होगा, आप किसी भी फील्ड से हो, दैट डज नॉट मैटर, एंड गुड अपॉर्चुनिटी। एक बार इसको देके देखिए, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट में हमारा इसमें जनरल अवेयरनेस का नहीं है, तो अगर आप जनरल अवेयरनेस में वीक हैं तो एक बार इसका प्रीलिम्स देके देखिए। अगर आपको लग अच्छा हो तो आप मेंस में सिलेक्ट हो सकते हो, राइट। सो उसके अलावा आपको इसी डॉक्यूमेंट में कैसे अप्लाई करते हैं उसका भी यहाँ पे डिटेल गिवन है, तो वो भी अगर आप देखना चाहो तो लेट मी शो यू। फिर बहुत टाइम हो जाएगा इसलिए मैंने उसको नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, बट हाउ टू अप्लाई ये भी आपका गिवन है। आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, जो आपका साइज है, डायमेंशंस क्या होगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना है। तो वो सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में आपको अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी दे दूंगी, आप जाओ एक बार देखो एंड तुरंत इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।